मेरे पति के सामने मेरा जेठ मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाता था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पति की आंखों के सामने सब कुछ होता था, लेकिन वह हमेशा चुप रहते थे। यहाँ तक कि मेरे जेठ कई बार अपने दोस्तों को भी घर पर लाते थे। देर रात तक पार्टी चलती थी। मेरे पति भी उनकी पार्टी में शामिल रहते थे। फिर मुझे अपने जेठ के दोस्तों को भी खुश करना पड़ता। मेरी मजबूरी थी जो मैं उनकी हर इच्छा को पूरी कर रही थी। मेरे जेठ अब तक कुंवारे ही थे। दोस्तों, पता नहीं मुझे यह कहानी आपको कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपनी एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करने जा रही हूं जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। मेरा नाम शर्मीली है। जैसा नाम वैसा स्वभाव भी। मैं बचपन से ही बहुत शर्मीली थी, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम शर्मीली ही रखा। मैं अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और गांव में बड़े और बुजुर्ग सभी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मेरी मुस्कान पर गांव के सभी लोग खुश हो जाते। यह तो बात थी उन दिनों की, जब मैं छोटी थी, यानी 15 साल से कम। लेकिन जब मैं 16 साल को लगी, तब गांव के ही कुछ बिगड़ैल किस्म के लड़कों ने यह भांप लिया कि मैं जवान हो गई हूं। मैं अपनी आदत के हिसाब से हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जब लड़के मुझे देखते, तो मैं उनको देखने के बाद भी मुस्कुरा जाती। यह स्वभाव मेरा बचपन से था। मुझे पता नहीं था कि हर जगह मुस्कुराना ठीक नहीं होता। कभी कभी अनजाने में हुई मुस्कुराहट भी किसी और के मन में गलत संकेत दे देता है। ऐसा ही गांव के कई लड़कों को लगता था। सभी यह सोचते थे कि मैं शायद उन्हें पसंद करती हूं, इसलिए मुस्कुराती हूं। कुछ लड़के तो मेरी ही उम्र के थे। परिणाम यह निकला कि लड़कों के बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। इसकी वजह से उनके घर वालों में भी लड़ाई होने लगी। गांव का माहौल पहले से बिल्कुल अलग हो गया। जहां गांव में हमेशा शांति और खुशहाली रहती थी, अब उस गांव के हर घर में अशांति का माहौल बन गया। यह बात मेरे घर पर भी छुपी नहीं थी। गांव के कई बुजुर्ग हमारे घर पर आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी लड़की को घर में ही रखा करो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़की जवान हो रही है। हम तो इसे बचपन से जानते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन जो आज के लड़के हैं वह यह सब नहीं समझते। हमारे गांव का माहौल खराब हो गया है। आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तुम्हें कुछ करना होगा। मेरे माता पिता ने गांव वालों से माफी भी मांगी और कहा कि अब शर्मीली घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक इसका विवाह ना हो जाए। मुझे घर पर कैद कर दिया गया। दरवाजा बंद करके नहीं, बल्कि यह कहकर कि आज के बाद घर से बाहर तुम कदम नहीं रखोगी। अगर रखोगी तो फिर हम शादी की उम्र होने से पहले ही तेरी शादी करा देंगे। अब तो समझ मुझ में भी आ चुकी थी। मैंने मम्मी पापा से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह मैंने किया है या मेरी वजह से तुम्हें गांव के लोगों से माफी मांगनी पड़ रही है, वह भी बिना कुछ किए, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर की 4 दीवारी में ही रह लूंगी। चाहे तुम मेरा विवाह भी करो या ना करो, लेकिन मैं तुम लोगों को गांव के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती। मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, शर्मीली, तू हमारा गर्व है। तेरी जैसी लड़की पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हम जानते हैं कि तेरी कोई भी गलती नहीं है। हमने भी तेरी भलाई के लिए ही तुझे घर से बाहर न जाने के लिए कहा है। कभी कोई अनहोनी हो गई तो हमारी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। मेरी माँ मेरे पैदा होने के बाद दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। उनके गर्भ में इन्फेक्शन हो गया था। इसकी वजह से उनका गर्भ ही निकाल दिया गया। सिर्फ मैं ही उनकी दुनिया थी और मेरी दुनिया मेरे माँ बाप थे। एक दिन हमारे गांव के समीप ही दूसरे गांव में एक मेला था। मैंने कोई जिद नहीं की थी कि मैं उस मेले में जाऊंगी, लेकिन मन में इच्छा जरूर थी, क्योंकि काफी समय हो गया था। मैं घर के बाहर नहीं गई थी। मेरे पिता मेरी आंखों में देखकर समझ गए थे कि मैं भी मेले में जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा, शर्मिली, जा, जल्दी से तैयार हो जा। आज मैं तुझे अपने साथ मेले में ले जाऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, मम्मी को भी साथ ले चलेंगे। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम सब साथ चलते हैं। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे। हम घर से बहुत गरीब थे, शायद गांव में सबसे ज्यादा गरीब। जब हम मेले में गए तब वहां एक लड़का, जो सूट बूट से भी काफी अमीर लगता था और देखने में भी काफी सुंदर था, वह बार बार मुझे देख रहा था और मेरे आगे पीछे घूम रहा था। इस बात को मेरे मम्मी पापा ने तो नोट नहीं किया था, लेकिन मैं सब समझ रही थी। मैं इतना तो जरूर समझ गई थी कि हर जगह मुस्कुराना ठीक नहीं होता।
इतना जरूर है कि मेरी नजरें बार बार उस लड़के पर जा रही थीं, क्योंकि वह भी मुझे कहीं ना कहीं से देख ही रहा होता था। ऐसा नहीं था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ था। हमारे गांव के लिए सड़क थी, लेकिन हम पैदल ही आए थे, क्योंकि गांव के लिए कोई बस नहीं थी, और हमारे गांव से उस मेले तक की दूरी करीब 4 किलोमीटर होगी। हमने मेले से खरीदारी की और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर वापस घर की तरफ आ गए। पता नहीं क्यों मेरी नजरें उस लड़के को ढूंढ रही थीं जो मुझे बार बार देख रहा था, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं घर की तरफ अपने माता पिता के साथ लौट गई। मेले से हम कुछ ही दूरी पर गए थे कि तभी एक लंबी सी गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा काले रंग का था और गाड़ी का कलर भी काला ही था। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। मैंने देखा कि वही लड़का उस गाड़ी में बैठा है जो मेरा पीछा कर रहा था। उसने मेरे पापा से कहा, अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं, चलो मैं छोड़ दूं। पिताजी ने कहा, ठीक है, कुछ ही दूरी पर हमारा गांव है, हमें वहीं पर जाना है। मेरे पिताजी आगे बैठ गए और मैं और मेरी मम्मी पीछे बैठ गए। वह लड़का गाड़ी में ऊपर लगे शीशे में बार बार मुझे देख रहा था। मेरी नजरें भी बार बार उससे मिलती और फिर मैं अपनी नजरों को इधर उधर फेर लेती। जब हमारा गांव आने ही वाला था, उससे पहले हमारी नजरें फिर से टकराई, लेकिन इस बार समय कुछ ज्यादा था। जब हमारी नजरें हटने ही वाली थीं, तब मैंने वह कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं मुस्कुरा बैठी। मेरी मुस्कुराहट ऐसी थी जिस पर कोई भी फिदा हो जाता। मुझे खुद में अपनी मुस्कुराहट ही सबसे प्यारी लगती थी। बस वह मुस्कुराहट हम दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता बना बैठी। गाड़ी रुकने के बाद मैं और मम्मी गाड़ी से उतर गए। पापा उस लड़के से कुछ बातचीत कर रहे थे। गाड़ी के साथ खड़े रहकर हम पापा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही थी। कुछ ही देर में पापा भी गाड़ी से उतरे और वह लड़का भी। पापा ने मुझे कहा, शर्मीली, तू अपनी माँ के साथ घर चल, मैं विनीत के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। तुम तब तक चाय पानी का इंतजाम करो। पापा ने तो उसका नाम भी पता कर लिया था। सड़क से हमारा घर लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खुशी पैदा हो रही थी। मैं अपने शर्माते हुए अंदाज में माँ के साथ घर की तरफ रवाना हुई। पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का अब भी मुझे देख रहा था। मैं फिर से मुस्कुरा दी। वह लड़का हमारे घर आया और हमने उसकी खातिरदारी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। चाय पीते समय पापा उस लड़के से उसके बारे में पूछ रहे थे। लड़के का नाम विनीत है, यह तो पहले ही पता लग चुका था। फिर लड़के ने बताया कि वह शहर में रहता है और अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बंटाता है। वह दोनों भाई कुंवारे ही थे। विनीत की उम्र भी करीब 30 साल थी। उम्र तो काफी थी, लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि उन दोनों भाइयों के सिवा उनका कोई नहीं था। माँ बाप किसी दुर्घटना में गुजर चुके थे। फिर पिताजी ने सोचा कि हमारी लड़की के लिए यह लड़का बहुत अच्छा रहेगा। विनीत ने चाय पीने के बाद कहा, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा कि आज की रात यहीं ठहरकर हमें मेहमान नवाजी करने का मौका दे। विनीत ने कुछ देर सोचा और फिर फोन निकालकर अपने भाई से कहा, भैया, मैं एक जगह गांव में रुका हूं, आज रात घर नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसके भाई ने कहा, ठीक है, कल आ जाना, लेकिन सुबह जल्दी आना। उस रात हम दोनों की नजरें कई बार मिलीं। कभी मैं मुस्कुराती तो कभी वह मुस्कुरा जाता। मेरे अंदर कुछ अलग ही भावनाएं जाग रही थीं। मुझे भी लग रहा था कि सचमुच में अब जवान हो रही हूं। अगले दिन सुबह जब विनीत वापस शहर लौट रहा था, मेरे पिताजी ने उसे कहा, बेटा, दिन भर हमारा गांव घूम लो, शाम को चले जाना। मेरी बेटी शर्मीली तुम्हें गांव दिखा देगी। बस, फिर क्या था? समझो, उस लड़के की तो मुराद ही पूरी हो गई हो। वह चाहता भी यही था। ये तो मैं भी जानती थी कि उसका मन नहीं कर रहा था हमारे गांव से जाने को। मेरे पिताजी ने तो मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन आज पिताजी खुद कह रहे थे कि तू विनीत को गांव घुमा कर ला। पिताजी का इसके पीछे का मकसद हम दोनों को करीब लाने का था। गांव वालों को तो भनक लग चुकी थी कि कोई अमीर लड़का अपनी लंबी गाड़ी में हमारे घर ठहरने आया है। लेकिन जब मैं विनीत को घुमाने अपने गांव में ले गई, उस समय सभी गांव वालों की और उन सभी लड़कों की नजरें अपने आप झुक रही थीं, जो अक्सर आते जाते पहले मुझे छेड़ा करते थे। सभी विनीत से बहुत जल रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि एक तो हम बहुत गरीब थे और साथ में एक अमीर लड़का चल रहा था, और दूसरी वजह,
मेरे माता पिता की गांव के बुजुर्गों से माफी मांगना था। आज गांव वालों के सर और उन लड़कों के सर झुकते हुए देखकर मन बहुत हल्का हो रहा था। मैं विनीत के बहुत करीब आ गई थी। हम दोनों में बहुत सी बातें हो रही थीं। बातों बातों में विनीत मेरी मुस्कुराहट की तारीफ कर देता। वह कहता, शर्मीली, सचमुच तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं उसकी बातों से बस मुस्कुरा देती और वह मेरी मुस्कुराहट देखकर अपने सीने पर हाथ रख देता और अपनी आंखें बंद कर लेता। गांव में घूमते घूमते और हम दोनों को बातें करते करते दोपहर से शाम हो गई। हम घर आए तो मम्मी पापा भी मुझे देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी मुस्कुराहट से वह समझ गए थे कि मैं भी विनीत को पसंद करती हूँ। विनीत ने कहा, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। भैया ने मुझे जल्दी बुलाया था, लेकिन शाम हो चुकी है। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अपना काम सबसे पहले, लेकिन तुम हमारे घर आते रहना। हमारे घर पर एक लैंडलाइन फोन था। पिताजी ने उसे अपना घर का नंबर दिया और कहा, बीच बीच में बात कर लिया करना, हमें अच्छा लगेगा। विनीत के जाने के बाद मम्मी पापा ने मुझसे कहा, शर्मीली, तुझे विनीत कैसा लगा? मैं मुस्कुरा दी। पिताजी बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट समझ गया था, जो तेरे मन में है। हमारे मन में भी वही है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि गांव वालों की बोलती ही बंद हो जाएगी अगर उस लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए। पिताजी ने शादी की बात कहकर मेरे मन को इतना खुश कर दिया कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। शाम को जब विनीत घर पहुंचा, उसने घर पहुंचते ही हमारे घर फोन किया। पिताजी ने जानबूझकर कहा, शर्मिली, तुम फोन उठाओ, पक्का विनीत का ही फोन होगा और वह तुमसे ही बात करना चाहता होगा। मैंने फोन उठाया। वह सचमुच विनीत का ही फोन था। पिताजी ने इशारों में कहा, क्या उसी का फोन है? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसके बाद पिताजी और मम्मी ने मुझे अकेला छोड़ दिया और विनीत काफी देर तक बातें करते रहे। वह कह रहा था कि मैं भले ही अपने घर पहुंच गया हूं, लेकिन मेरा मन तुम्हारे घर पर रह गया है। बातों बातों में उसने खुद ही यह भी कह दिया कि मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूं कि अब मैं शादी करूंगा, वह भी तुमसे। मैं एकदम चुप हो गई। मेरे पैर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर है ही नहीं। मैं खुशी से झूम उठी, पर कुछ न बोली। विनीत ने काफी देर तक मेरी तारीफें की, लेकिन उसने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। शायद वह जानता था कि मेरे मन में क्या है। फोन कटने के बाद मैंने शादी वाली बात अपने मम्मी पापा से कही। वह भी खुश हो गए। अगले दिन सुबह से ही हमारे गांव के लोग हमारे घर के बाहर आ गए। उन्होंने पूछा कि वह लड़का कौन था जो शर्मिला के साथ गांव में घूम रहा था। यह सब ठीक नहीं है, इससे गांव का माहौल खराब होता है। हमारी बेटियां भी यही सीखेगी। जल्द से जल्द अपनी बेटी को इस गांव से दूर कर दो या उसका विवाह कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सभी को इस गांव को छोड़कर जाना होगा। हम अपने गांव में ऐसा माहौल नहीं चाहते। उन गांव वालों में अधिकतर लोग ठाकुर परिवार से थे। निम्न जाति के लोगों को भड़काकर उन्हें भी अपने साथ हमारे घर ले आए थे। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि वह लड़का हमारा होने वाला दामाद है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बेटी का विवाह जल्दी ही उसी लड़के से करवाने वाले हैं। गांव वाले हंसने लगे। वह कहने लगे, वह अमीर लड़का तुम जैसे गरीब की लड़की से शादी करेगा? हम मानते हैं कि शर्मीली बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अमीरी, गरीबी और जाति पाति भी कोई चीज होती है। उनकी हंसी पर मैं और मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा। बस उन्हें वक्त आने पर दिखाना था। जैसे तैसे वक्त गुजरता चला गया। विनीत ने अपने भाई से भी बात कर ली थी। विनीत ने कहा था कि उसके भाई ने कहा है कि जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक शादी नहीं होगी। 18 साल होने तक मैंने और मेरे परिवार वालों ने गांव वालों के ताने को सहन किया। मेरे 18 साल पूरे होते ही मेरे मम्मी पापा ने विनीत से मेरी शादी कर दी। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि गांव का हर आदमी देखता ही रह गया। शादी का सारा खर्च विनीत और उसके भाई ने उठाया था। ऐसी शादी हमारे गांव में कभी किसी ने नहीं देखी थी। गांव के ठाकुर लोग हमारी शादी को देखकर बहुत जल रहे थे। ठाकुरों के बच्चे तो पैसे इकट्ठे कर रहे थे, जो विनीत के बड़े भाई ने गाड़ी में बैठते समय पीछे भीड़ की तरफ फेंके थे, जब मैं अपने मायके से विदा होकर ससुराल जा रही थी। मेरा ससुराल बहुत बड़ा नहीं था। ससुराल में दो ही लोग थे, विनीत जो मेरे पति थे और उनके दूसरे बड़े भाई नितिन जो मेरे जेठ हैं। अब कहानी शुरू होती है मेरी और मेरे जेठ की। दोस्तों, कहानी आगे बहुत रोमांटिक और बहुत मजेदार होने वाली है।
कहानी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि यहाँ तक की कहानी अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ अभी मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं अपनी इस कहानी को आगे जारी रखती हूँ। शादी के कुछ महीने तक तो मेरा और विनीत का प्यार अपनी चरम सीमा पर था। विनीत मुझे हनीमून के लिए मनाली लेकर गया था और वहां पर गुजरा समय हमेशा हमेशा के लिए मेरा यादगार बन गया था। जब मैं और विनीत, हम दोनों पूरी तरह हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन चुके थे। मेरे जेठ सब्जी मंडी में एक बहुत बड़े आड़ती थे। घर भी बहुत बड़ा था। खाना बनाने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को वह वापस चली जाया करती थी। शादी के बाद की मौज मस्तियां अब खत्म हो चुकी थीं। अब आगे का कदम घर की जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाना था। विनीत अपने भाई के साथ हर रोज सब्जी मंडी चला जाता। विनीत अपने भाई के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। बाकी सारा काम मेरे जेठ खुद संभालते थे। शाम को जब वह घर आते तो बहुत थके हारे होते थे। मैं उनकी हालत को समझती थी। उनके आते ही मैं उन दोनों को पहले चाय पानी के लिए पूछती और फिर गरम गरम खाना टेबल पर परोस देती। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा। फिर एक दिन मेरे पति और जेठ बहुत देर से घर आए। दोनों ने शराब पी रखी थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह दोनों शराब भी पीते होंगे। मैंने अपने पति से पूछा, तुम शराब कब से पीते हो? मैं नहीं जानती थी कि तुम शराब भी पीते हो। शादी से पहले तो तुम कहते थे कि तुम कोई नशा नहीं करते, लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुमने शादी से पहले ही मुझसे बहुत कुछ छुपा कर रखा है। उन्होंने इतनी पी रखी थी कि कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थे। बोलते बोलते उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सीधे बिस्तर पर लेट गए। अगले दिन सुबह मैंने ऊंची आवाज में दोनों से पूछा, तुम्हें याद भी है कल रात को तुमने कितनी पी रखी थी? वे दोनों सर झुकाए हुए बैठे थे। मैंने अपने पति से पूछा, तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या कोई और नशा भी है जो तुम करते हो? आज ही बता दो, वरना अगर कल मुझे पता चलेगा तो मेरा तुम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। मेरा पति मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन जेठ कहने लगे, तुमसे इसकी शादी हुई है, इसने खुद को कैद नहीं किया है। तुम इसकी पत्नी की तरह रहो, इससे या मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मेरे जेठ की आवाज में भारीपन था। उनकी कद काठी मेरे पति से कहीं ज्यादा थी। उनकी उम्र करीब 35 साल होगी। मेरे पति से करीब 5 साल बड़े थे। उनकी आवाज इस तरह की थी कि मैं भी उनसे कोई सवाल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, तुम्हें अमीरों के शौक का पता नहीं है। तुम्हें अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं इस घर में आए हुए। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। बस अपनी सोच को छोटा मत रखो। और जो कुछ इस घर में हम दोनों करते हैं या जो हमारा जीने का तरीका है, खासकर उस पर सवाल जवाब मत किया करना। मैं डर से घबरा गई। मुझे सचमुच अमीरी गरीबी का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं इस घर की बहू और विनीत की पत्नी भी थी। कम से कम अपने पति से पूछने का तो मुझे हक था। मौका मिलते ही जब मैंने विनीत से बात की, तब उसने कहा, जैसा मेरे बड़े भाई कहते हैं, उनकी बात को टालना मत। इस घर में वही होगा जो मेरे बड़े भाई कहेंगे। कभी भी उन्हें किसी बात के लिए रोकने की कोशिश मत करना। मैं बहुत छोटा था जब अपने माता पिता को खो दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे बड़े भाई ने ही मेरे माँ बाप बनकर मुझे संभाला है। उनका निरादर करना समझो मेरा और मेरे माँ बाप का निरादर करना है। मुझे विनीत पर बहुत गुस्सा आया। उसके बड़े भाई ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय विनीत बिल्कुल चुप था। मुझे धीरे धीरे विनीत की असलियत भी पता लगने लगी। वह मुझसे प्यार तो करता था, लेकिन भाई से डरता भी उतना ही था। अब उसे डर कहें या भाई की इज्जत करना। मैंने सोचा, अभी मुझे इन दोनों के रहन सहन के बारे में पता नहीं है। धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मैंने फिर घर की नौकरानी से उन दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। नौकरानी ने कहा, मालकिन विनीत भैया तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े साहब से सावधान रहना। पता नहीं वह ऐसा क्यों कहती थी। अब मेरे पति और मेरे जेठ हर रोज शराब पीकर ही घर आने लगे और कुछ बोतल अपने साथ भी लेकर आते थे। दोनों भाई बैठकर काफी देर तक शराब पीते रहते। जब तक उन दोनों का खाना पीना नहीं हो जाता था, तब तक मुझे भी उन दोनों को कुछ न कुछ देने के लिए वहीं रहना पड़ता। मेरे पति को बहुत जल्दी नशा लग जाता था, इसलिए वह जल्दी ही लुढ़क जाते थे। मेरे जेठ खूब तगड़े भी थे और शराब के साथ साथ खूब खाते पीते भी थे, इसलिए उन्हें ज्यादा नशा नहीं लगता था। ऐसा नहीं था कि पति के सो जाने के बाद मैं भी सो जाती थी।
जब तक मेरे जेठ नहीं सोते थे, तब तक मुझे उनकी सेवा के लिए जागते रहना पड़ता था। मेरे जेठ ने भी कभी मुझे यह नहीं कहा कि जा तू भी आराम कर ले। वह तो मुझ पर मेरे पति से भी ज्यादा हुक्म चलाते थे। शर्मीली मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े निकालो। कभी कहते शर्मीली तौलियां कहाँ हैं, तौलियां पकड़ाओ। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं विनीत की पत्नी हूँ। कई बार तो मन में ऐसा ख्याल आ जाता था कि जैसे मैं विनीत की नहीं, बल्कि उसके भाई की पत्नी हूँ। मुझे शराब से पहले ही बहुत नफरत थी। उनके मुंह से आई हुई शराब की बदबू से मेरी तबीयत खराब होने लगती। उन दोनों का शराब पीने का सिलसिला हर रोज चलता रहा। मेरा पति शराब पीकर सो जाता और फिर सुबह ही उठता। उसे तो पता भी नहीं चलता कि कब मैं आकर एक तरफ सो जाती और फिर सुबह उठकर अपने कामों में भी लग जाती है। घर के बहुत से ऐसे काम थे जिन्हें मैंने नौकरानी को करने से मना कर दिया था, जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना आदि। बहुत समय हो गया था मुझे और विनीत को एक साथ प्यार भरे पलों को जिए बगैर। जब समय होता तब विनीत शराब पीकर रहता था। सुबह होते ही वह मेरे आगे पीछे घूमने लगता। उस समय मैं उससे दूर दूर ही रहती। कहीं ना कहीं मैं उसे जता रही थी कि उसे क्या चाहिए, शराब या फिर मैं। मैंने अपनी नौकरानी से भी पूछा था कि क्या विनीत शादी से पहले भी शराब पीता था। उसने मुझे बताया कि विनीत और बड़े साहब तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत शराब पीते थे। शराब के नशे में बड़े साहब ये भी भूल जाते थे कि मैं उनकी नौकरानी हूं। कई बार तो बड़े साहब मुझ पर एक पति की तरह हुक्म भी चलाते थे। कुछ पैसे दिखाकर मुझसे कई काम भी करवा लेते थे, जिन्हें करने का मेरा मन भी नहीं होता था। लेकिन क्या करूं, मैं नौकरानी हूं ना। अपने माँ बाप को भी तो पालना है, इसलिए पैसा कमाना तो मेरे लिए सबसे पहला काम है। मैं भी किराए के कमरे में रहती हूँ। माँ बाप की दवाई का खर्च, खाना पीना, किराया, सब कुछ मुझे अकेले करना होता है, इसलिए कई काम मजबूरी में भी करने पड़ते हैं। मुझे अपने जेठ की करतूत के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने नौकरानी से पूछा, क्या कभी विनीत ने तुम्हें पैसा दिखाकर कोई काम करवाया है? लेकिन नौकरानी ने साफ मना कर दिया। विनीत भैया तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो मैं उन्हें विनीत भैया कहती हूँ। विनीत के बारे में ऐसा सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने नौकरानी से पूछा, तभी तुम मुझे जेठ जी से सावधान रहने को तो नहीं कह रही थी? वह कहने लगी, हाँ मेम साहब, विनीत भैया तो बड़े साहब के सामने एक शब्द भी नहीं बोलते। विनीत भैया भी वही करते हैं जो बड़े साहब बोलते हैं। बस तुम उनसे सावधान रहना। मैंने नौकरानी का धन्यवाद किया। उसने मुझे पहले ही सावधान करवा दिया था। लेकिन जब तक मेरे पति मेरे पक्ष में बोलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक मैं कर भी कुछ नहीं सकती थी। मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप का सर भी गर्व से ऊंचा था। मेरे गांव के लोग मेरे माता पिता के सामने अब इज्जत से बात करते थे। वह इज्जत भी पहले से कहीं ज्यादा थी। मन में तो कहीं ना कहीं वे लोग मौके की तलाश में जरूर थे, लेकिन मैं वह मौका उन्हें देना नहीं चाहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने घर, अपने माँ बाप के पास कोई भी बात कहने वाली नहीं थी। उनका सर हमेशा अपने गांव में ऊंचा उठता हुआ देखना चाहती थी। मुझे सिर्फ अपने पति के स्वभाव को बदलना था। एक दिन मेरे जेठ अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। नौकरानी तो शाम को चली गई थी। मेरे पति भी रसोई में मेरी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें मेरे जेठ से इजाजत लेनी पड़ती, जो कि मेरे जेठ कभी भी देने वाले नहीं थे, क्योंकि बीवी के काम में मदद करना या फिर बीवी के ज्यादा आगे पीछे घूमना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था। शायद शुरू से ही उनका स्वभाव ही ऐसा रहा होगा। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो घर में महिलाओं की इज्जत की। मैं अपने जेठ जी की कमी को समझ चुकी थी कि उन्हें किस चीज की कमी सता रही है, इसीलिए वह विनीत को भी मेरे ज्यादा करीब नहीं रहने देते। सुबह होते ही दोनों साथ निकल जाते और शाम को साथ ही घर आते, वह भी शराब पीकर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जेठ विनीत से मुझे दूर कर रहे हैं। मैं विनीत के प्यार को तरस गई थी। लगभग 2 महीने हो गए थे। विनीत ने अपने बड़े भाई से छुपकर शायद ही 1-2 बार मुझे गले लगाया था। मुझे तो लगता था कि वह मेरा पति नहीं, मेरा कोई ऐसा यार है जो छुप छुप कर मुझसे मिलने कभी कभार आता है। एक घर में एक कमरे में रहने के बावजूद भी विनीत के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। शायद शराब के नशे में रहना ही उसे अच्छा लगता था। मैं उसकी उन हर बातों को याद करने लगी जो शादी से पहले वह मुझसे किया करता था। उसकी उन नजरों को याद किया करती थी जो मेले में मुझे ढूंढती थी। क्या वह सब एक दिखावा था या फिर एक अट्रैक्शन
जो सिर्फ मेरी खूबसूरती से और मेरे शरीर से था। फिर मैं सोचती, अगर मेरी खूबसूरती और मेरे शरीर से अट्रैक्शन होता, तो कम से कम 2 महीने में एक बार तो वह अपने भाई के साथ शराब पीकर घर नहीं आता। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपनी आवाज को इस घर में उठाना ही होगा। लेकिन उस दिन से मैं यह शुरू नहीं करने वाली थी, क्योंकि मेरे जेठ के दोस्त भी घर पर आए हुए थे। आज तो मुझे लंबे समय तक उन सभी की सेवा करनी होगी। वह सभी कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। मेरे पति भी उस पार्टी में शामिल थे। थोड़ी बहुत पहले से ही सब लोग पीकर आए थे। बाकी का उन्होंने वहीं पीना शुरू किया। मैं तो उस समय खुद को एक नौकरानी की तरह समझ रही थी, क्योंकि ना तो मेरे पति ने किसी से मुझे मिलवाया और ना ही मेरे जेठ ने। मेरे जेठ के दोस्तों को तो यही लगा होगा कि मैं इस घर की नौकरानी हूं। मेरे जेठ कभी मुझसे पानी मंगवाते तो कभी बर्फ, कभी नमकीन मंगवाते तो कभी फ्रूट कटवा कर लाने को कहते। मेरे जेठ की जुबान पर बस यही शब्द रहते, शर्मीली ये ला, शर्मीली वो ला। मैं पूरी इज्जत के साथ उनकी सेवा करती रही। मेरा पति भी बस देखता ही रहता, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता। मुझे अपने पति को देखकर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को देखकर रोना आता था। तभी मेरे जेठ के एक दोस्त ने कहा, शर्मीली, तुम यही हमारे सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाओ। तुम बहुत अच्छी शर्माती हो। सचमुच तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और वह मेरे जेठ की तरफ देखने लगा। वैसे भी मेरा पति कुछ कहने के लायक था ही नहीं, क्योंकि उसे तो शायद नशे में इतना भी पता नहीं होगा कि उस आदमी ने मुझे क्या कहा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तुम क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझ रहे हो? मैं विनीत की पत्नी हूं। इन्होंने तो मुझे तुम लोगों से मिलवाया नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं। गुस्से में यह शब्द कहकर मैं वहां से अपने कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि कम से कम विनीत मुझे मनाने तो आएगा ही, लेकिन विनीत की जगह पर कमरे में मेरा जेठ आया। मैं अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटकर रो रही थी। कमरे की लाइट बुझी हुई थी। मुझे एहसास हो गया था कि कोई कमरे में आया है। विनीत के सिवा कोई और आ सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने रोते हुए कहा, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर खूब एंजॉय करो। मुझे तुम्हारे दोस्तों ने किस तरह के शब्द कहे, इससे जो मुझ पर बीती है, वह तुम नहीं समझ सकते। शौक तो अमीरों वाले रखते हो, लेकिन किसी की इज्जत करना शायद किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें। उस समय मैं बस बोलते जा रही थी। मेरे जेठ आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गए और उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ गुस्से में छुड़ाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे और मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। 2 महीने हो गए हैं। एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी है जब तुम बिना शराब पिए घर आए हो और मेरे लिए भी समय दिया हो। कभी सोचा नहीं है कि मेरी भी कोई इच्छा होगी। आखिर पत्नी हूं तुम्हारी। तुम्हें मेरी इच्छा का भी ख्याल रखना चाहिए था। आज तो तुमने साबित कर ही दिया है कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनाकर इस घर में लाए हो। तुमसे तो अच्छे तुम्हारे भाई हैं, जो कम से कम हुक्म चलाने के बहाने मेरे इस घर में होने का एहसास तो दिलाते हैं। तुमने तो खुद के होने का भी एहसास नहीं होने दिया। मेरा तो छोड़ो। तभी मेरे जेठ की आवाज आई, शर्मीली, मैं हूं तुम्हारा जेठ। मैं हड़बड़ाते हुए एकदम से उठी। कमरे में बाहर की हल्की रोशनी आ रही थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह मेरे जेठ ही थे। मैंने अपने उलझे हुए कपड़ों को ठीक किया और फटाफट से लाइट जला दी। मैंने उनसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी नजरें पहले ही झुकी हुई थीं। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, शर्मीली, मैं इस समय नशा में नहीं हूं। हाँ, मैंने पिया जरूर है, लेकिन अपने ही दोस्तों के मुंह से जब तुम्हारे लिए गलत शब्द निकले, तब मेरा नशा खत्म हो गया था। मैंने अपने दोस्तों को अभी के अभी इस घर से निकाल दिया है और दोबारा कभी भी उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। गलती मेरी ही है, जो मैंने तुम्हें उनसे नहीं मिलवाया, जबकि यह काम विनीत को करना चाहिए था। इसके पीछे भी मेरी ही गलती है। मुझे अपने छोटे भाई को, जिसे मैंने बचपन से आज तक संभाला है, उसे इस तरह से शराब की लत में नहीं डालना चाहिए था। मैंने ही उसे गलत रास्ते पर चलाया है। क्या करूं मां, नहीं है ना। माँ बाप की याद ने ही पीना सिखाया है, लेकिन किसी ने भी किसी की इज्जत करना नहीं सिखाया।
आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे यह एहसास करा दिया कि अब हम इस घर में 2 नहीं, बल्कि 3 हो गए हैं और धीरे-धीरे 3 से 4 और 4 से 5 भी हो जाएंगे। कल से मैं और विनीत इस घर में शराब पीकर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वह तुम्हारे लिए भी समय देगा, जिसकी तुम दोनों को ज़रूरत है। अपने जेठ की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया। एक उम्मीद जाग गई कि अब सचमुच जिंदगी बदल जाएगी। साथ ही शर्म भी थी कि मैंने अपने जेठ के सामने अनजाने में कैसी-कैसी बातें कह दी। मैं तो उन्हें विनीत समझ रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि नौकरानी ने जेठ जी से सावधान रहने को भी कहा था। फिर यह भी सोचने लगी कि अगर जेठ जी कुछ गलत करना चाहते हैं, तो वह कर सकते थे, क्योंकि मैं तो उन्हें विनीत ही समझ रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया। अगली सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बुरे सपने से जगी हूं और अब नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। सचमुच, वह सुबह मेरी जिंदगी में बिल्कुल नई बनकर आई। मेरे जेठ ने विनीत से कहा, विनीत, बहुत समय हो गया है, तुम दोनों को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। अपनी बीवी को भी समय दो, कारोबार संभालने के लिए मैं हूं ना। मेरे जेठ ने हम दोनों को 1 महीने के लिए लंदन घूमने के लिए भेजा। 2 महीने के उस इंतजार को विनीत और मैंने 1 महीने को लगभग 1 साल की तरह जिया। वापस आने पर मैंने अपने जेठ के पांव हर रोज छूने शुरू कर दिए। मैं उन्हें बहुत इज्जत देने लगी। फिर मैंने और विनीत ने मिलकर जेठ जी से शादी करने की बात कही। पहले तो जेठ जी मना करते रहे, लेकिन फिर मान भी गए। उनकी कोई पसंद तो नहीं थी। ये काम उन्होंने मुझे और विनीत को ही दिया। जल्द ही हमने उनके लिए एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ ली और उनकी शादी करा दी। आज हम 5 लोग इस परिवार में हो गए हैं। मेरे जेठ जी, जिन्हें मैं अब भैया कहती हूँ, और उनकी पत्नी, जिन्हें मैं भाभी कहती हूँ। साथ ही एक नन्हा सा बालक भी है, जिसे कुछ ही महीने पहले मैंने इस दुनिया में लाया है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कहानी से सीखा भी होगा और यह भी जाना होगा कि एक नारी का सम्मान करने से घर में खुशहाली ही आती है। अगर नारी ना हो तो घर नरक बन जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में इस कहानी पर अपनी राय देना ना भूलें। जल्द मिलती हूँ किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।